लक्ष्य तय कौन उम्मीदवार, अब की बार 400 पार। मंथन जोरदार, रणनीति धारदार। यहां तैयारी जोरदार, वहां हाहाकार। हमने एक बहुत सीट्स थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। बीजेपी रफ्तार में, क्या कांग्रेस तकरार में? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह को सुलझाने में पार्टी व्यस्त है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। माशाल्लाह बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक 2024 के चुनाव के मद्देनजर शुरू होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सारे दिग्गज करीब 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है, नितिन गडकरी का नाम हो सकता है। याद होगा आपको, पिछले बार जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले टॉप 10 थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का गांधीनगर से नाम था, पीएम का वाराणसी से था। वहीं सीआर पाटिल हालांकि सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन पीएम मोदी चौथे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर गृहमंत्री अमित शाह भी थे, जिन्होंने गांधीनगर से भारी मार्जिन के साथ चुनाव जीता था। कुल 125 नामों का ऐलान हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने उन 164 सीटों की लिस्ट तैयार की थी जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। ऐसी सीटों पर ज्यादा काम बीजेपी कर रही है। बहुत कम अंतर से जीत मिली थी, यानी वहां पर मामला कहीं पलट न जाए, ये खतरा रहता है। जिन सीटों पर बहुत कम नंबर से हार मिली थी, तो क्या उससे हम पलट सकते हैं जीत में? उन सीटों को क्लस्टर्स में बांटा गया था। वहां प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री ने लगातार रैलियां की। अब उन्हीं 164 में से 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिसके बाद लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के किस किस दिग्गज के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गृहमंत्री अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, परवेश शर्मा, ये सब दिल्ली वाले जो हैं, मनोज तिवारी हो सकते हैं, रमेश बिदूड़ी का नाम हो सकता है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि अब तक किन किन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे आगे बाजी मारी हुई इसमें समाजवादी पार्टी ने 3 लिस्ट जारी किए हैं, जिसमें 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो वो 80 में से 63 सीटों पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। लेफ्ट ने केरल के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हम आज एनडीए इंडिया गठबंधन की तैयारियों से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। 400 पार का लक्ष्य लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनके नामों की घोषणा आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकती है। लक्ष्य तय है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज मुमकिन है। अब की बार फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। जिन बड़े नामों का ऐलान हो सकता है, उनमें सभी दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन सब का नाम इस लिस्ट में हो सकता है। लगभग 100 से 150 बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम आज सामने आएगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। सिर्फ टारगेट ही नहीं, पीएम ने तारीख भी बता दी। तारीख अपने तीसरे टर्म के शुरुआत की। विपक्ष की विफलता भी जनता को वो साथ ही साथ याद दिलाते चल रहे हैं। भी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है।
अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। पीएम इधर 400 पार का दम भर रहे हैं, उधर बतौर गवाह सीबीआई का समन मिलने के बाद अखिलेश यादव यूपी की 80 की 80 सीटों से बीजेपी को बेदखल करने का दम भर रहे हैं। से कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में अब तक बाजी मार ली है। यूपी में अखिलेश की सहयोगी कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं बता पाई है। कांग्रेस अभी व्यस्त है हिमाचल के कलेश को निपटाने में, जहां कांग्रेस के दिग्गज डीके शिव कुमार से लेकर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री सुक्खू बनाम प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की किचकिच सुलझाने में लगे हैं। सत्ता में होते हुए राज्य में राज्यसभा चुनाव हारने का कलेश सिमट नहीं रहा। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके? बिल्कुल गलत है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। वैसे कांग्रेस दम भर रही है कि 400 पार एक अधूरा सपना रह जाएगा। ना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। इस बार 400 पार में दम भरने प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे में लगभग हर सप्ताह पहुंच रहे हैं। बीते दिन तमिलनाडु में विपक्ष पर टूट पड़े, वहीं हाल ही के कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं को भी जी तोड़ मेहनत का संदेश दिया। एक तरफ विकास और विजन की बात करने वाली बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ये सरकार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार की जेब भरे। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। देर शाम तक बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम आ सकता है और माना जा रहा है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान भी मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ ही देर में चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहली बैठक होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि फाइनल किए जा सकते हैं नाम। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक हो ही रही है। 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में कुछ ही देर में शामिल हो सकते हैं। तमाम जो दिग्गज है पार्टी के, चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ हिमांशु इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दिग्गजों के नाम हो सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी, सबका नाम हो सकता है इस लिस्ट में। क्या 125 नामों का ऐलान आज ही हो सकता है हिमांशु, या कल हो? देखिए अंजना, मुझे लगता है आज सिर्फ नामों को लेकर चर्चा होगी। घोषणा जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर की जाएगी, लेकिन लगभग 125 नामों को लेकर चर्चा होगी। और ये 125 नाम वो हैं, 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की थी पूरे देश भर में, जो 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी, या फिर जो है जिन सीटों पर जीत का मार्जिन कम था, ऐसी सीटें जो है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, तेलंगाना में
बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं जहां वो नहीं जीत पाए थे। इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर यहाँ पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले कर दी जाएगी तो उम्मीदवारों को प्रचार का समय भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है बीजेपी ने इन सीटों को लेकर एक रणनीति बनाई थी। इन सभी 164 सीटों को क्लस्टर्स में बांटा था। इन क्लस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने तमाम पिछले 6 महीनों में सभाएं की हैं और कई ऐसे फंक्शंस किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, जिसने वहां पे बड़ी बड़ी परियोजनाओं का जो है शुभारंभ भी किया है और साथ ही साथ जो है शिलान्यास भी किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस रणनीति के तहत है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए जिससे ज्यादा समय मिले। जी हिमांशु, पीएम पहुंचने वाले हैं इस बैठक के लिए, वो भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और आज की बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम के साथ साथ जो है तेलंगाना और आंध्र, इन प्रदेशों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। और बीजेपी इन प्रदेशों में बहुत कमजोर है और बीजेपी को लगता है कि अगर इन 164 सीटों में कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो बीजेपी का मिशन है 370 सीटें जीतने का और एनडीए को 400 सीटें जिताने का, उसमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो सकती है। इन 164 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार जो है 50 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कोई खबर आती है इस बैठक को लेकर जरूर इशारा कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, गुरदीप सप्पल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी ने तो बाजी मार ली है, 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जो 63 पर वो लड़ रहे हैं। आप लोग अभी सुनवाई ही चल रही है, जो राज्य की इकाइयां हैं उनकी क्या होने वाला है आज चुनाव समिति की बैठक? अंजना जी, अगर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने से बाजी मारी जा सकती होती तो बहुत सारे लोग 6-8 महीना पहले या 2-4 साल पहले भी घोषित कर सकते थे। चूंकि चुनाव की बाजी जो है वो चुनाव जीतने के साथ मारी जाती है और जो है ये बाजी मारने में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कोई सानी भारतीय संप्रति जो इतिहास है उसमें कोई दिखाई नहीं देता। वो चाहे 2002 के विधानसभा चुनाव गुजरात हो, 2007-12 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव 2014-19 के हो, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बाजी पलटने में और बाजी मारने में जो है दक्षता हासिल कर चुकी है और इसका जो है तमाम चुनाव परिणाम जो है इसकी जो है साक्षी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाजी तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी ने ही मारनी है। हिमाचल के कलेश से गुरदीप जी, कांग्रेस पार्टी को फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो ध्यान दे कि कैंडिडेट्स भी अनाउंस करना है, क्योंकि पहले ही सप्ताह में, पिछली बार 10 मार्च को डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन डेट्स, 10 मार्च तक इस बार भी हो सकता है क्योंकि 11 अप्रैल को पहली बार मतदान हुआ था 19 में। अंजना जी, ये आपका कहना है कांग्रेस का कलेश, हमारा तो बीजेपी से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में आज हमने उनको मात दी है। वो हमारी सरकार गिराना चाहते थे, हमने बचा ली है। तो आप इसको युद्ध में हमारी जीत की तरह सेलिब्रेट कीजिए, अपने दर्शकों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रयास एक और स्टेट गवर्नमेंट को गिराने का विफल हो गया। राज्यसभा सांसद तो उनका बन गया गुरदीप जी, तो अभी बीजेपी को कदम कदम पे मात पड़ रही है। गुरदीप जी, राज्यसभा सांसद तो उनका बन गया, अभिषेक मनु सिंघवी जी हार गए, 40 विधायक थे आपके। शायद भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसा हो जब अपने ही शासित राज्य में अपने सांसद को जिता न पाए। जी, अंग्रेजी में कहावत है, लॉस्ट द बैटल वन द वॉर। हमने छोटा से एक लड़ाई हारी और युद्ध जीत लिया। और जो बीजेपी की बात आप करते हैं, अभी आपका पूरा वो चैनल कह रहा है रफ्तार, बीजेपी रफ्तार में तो है, जिसपे भी हमारे यहाँ आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार होने का, उसको अपने यहाँ लेने की रफ्तार चल रही है उनकी। इतनी तेजी से ले रहे हैं अंजना जी बीजेपी वाले हमारे सब लोगों को, जिनको वो आरोपी मानते थे, कि मुझे लग रहा है कुछ दिन में हम ये कह पाएंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस को गंगा जल की तरह पाक साफ कर दिया। बिल्कुल ऑनेस्ट, सबसे ऑनेस्ट पार्टी हमारी बन रही है बीजेपी के हिसाब से। सारे आरोपी वो अपने यहाँ ले रहे हैं, तो रफ्तार तो उस चीज की चल रही है। हम लोग जो कर रहे हैं अंजना जी, हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं। हमारी तमाम स्क्रीनिंग कमेटीज पूरे देश में जाके बात कर रही हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहता है उनके नाम ले रहे हैं। हमारे सर्वेज, हमारी मीटिंग्स चल रहे हैं। अब ये बात सच है कि मोदी जी की तरह हमारे पार्टी नहीं है। मोदी जी तो जैसे कबूतर निकालते हैं ना हैट में से,
टोपी में से वैसे मुख्यमंत्री किसी को बना देते हैं, किसी को भी टिकट दे सकते हैं। हमारी पार्टी आज भी लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी की तरह नहीं जिसने पिछले हफ्ते ये कह दिया कि उनके यहाँ इंटरनल चुनाव भी कभी नहीं होंगे। तो बातों को थोड़ा सही परिप्रेक्ष्य में रखें। आज की तारीख बीजेपी को हमने मात दी है। हिमाचल में 2 हफ्ते पहले झारखंड में मात दी थी, और ये बीजेपी को जो मात देने का सिलसिला है ये यहां रुकेगा नहीं। आपको हराया है, वो कह रहे हैं युद्ध जीत लिया है उन्होंने, एक छोटी सी जो जंग थी वो आपको दे दी है। प्रेम जी, छोटा सा जवाब फिर आ रही हूं आपके पास आशुतोष जी। नहीं, पराजय में भी जय के अहंकार पालने की जो कांग्रेस का अभ्यास है वो निश्चित तौर पर जो है इस इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से जो है हर हार के बाद भी हम कहां गिरे, अभी हमारी टांग ऊपर है, इस भाव में ये रहते हैं। ये भाव इनका सदा बना रहे, इनको इसके लिए शुभकामनाएं हैं। ये भाव इनका जल्दी से गुरदीप जी, छोटा सा जवाब। अच्छा अंजना जी, अगर हमारी सरकार गिर गई होती तो बीजेपी इसको अपनी जीत नहीं मानती। आज हमने बचा ली तो निश्चित रूप से बीजेपी की हार है। इसमें अहंकार की बात क्या है? ये तो रिपोर्टिंग है जो आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। गुरदीप जी, विक्रमादित्य ने तो कहीं नहीं बोला कि सरकार गिराना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन खुलकर नाराजगी जाहिर की है ना सरकार के खिलाफ। बोला था कि रो पड़े। उनकी माता जी कह रही है कि लोकसभा चुनाव में कैसे अपने कार्यकर्ताओं से काम कराएंगे। नाराजगी, अंजना जी, नाराजगी जाहिर करना वो पार्टी के अंदर हमारे ये संभव है। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि कोई नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता। हमारे नाराजगी जाहिर करने का मतलब ये नहीं था कि विक्रमादित्य सरकार गिराना चाह रहे थे। बीजेपी चाह रही थी कि सरकार गिराना। और मैं फिर से कहता हूं, अगर गिर गई होती तो प्रेम जी आज आपके चैनल पे इसको बीजेपी की जीत की तरह पेश कर रहे होते। तो अब नहीं गिरी तो उसको हार स्वीकार कर लें। हमारे अहंकार की बात कहीं नहीं आती इसमें। 6 विधायक वैसे जब पंचकुला से लौटे तो प्रेम जी वो बीजेपी की तरफ आके बैठ गए विधानसभा में। कैसे ये सब कर लेते हैं आप लोग और बाद में इसको चमत्कार कहते हैं? देखिए, अब इनकी दशा ये है कि मैंने आपको परसों भी बताया था कि 542 विधायक नेहरू जी जो है वो ले आए थे, और अभी जाने दीजिए 12 विधायक जो हैं 90 के दशक में जब इन्होंने दल बदल विरोधी अधिनियम ला दिया, श्रीमान राजीव गांधी ने दल विरोधी कानून बनाने के बाद कई सरकारें गिरा दी, और जिन सरकारों में 1/3 विधानसभा में दूसरे विधायक दल के तोड़े भी नहीं गए थे, तब तो ये जो है इनका चमत्कार था, ये तो लोकतंत्र था। अब जब ये शोकतंत्र के शिकार हो गए हैं तो लोकतंत्र की उठते बैठते बेचारे दुहाई देते हैं। अब इनके विधायक जो हैं, इनके मुख्यमंत्री उनको समय न दें, वीरभद्र सिंह इनके नेता थे, उनकी मूर्ति के लिए वो जगह न दें, उनके लिए उनका पुत्र विक्रमादित्य सिंह रोए, अब उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी का है। सुक्खू अगर जो है वीरभद्र सिंह को अपमानित करें तो उनके पुत्र को रोने का अधिकार भी नहीं है। ये नया लोकतंत्र की परिभाषा है। वाह भाई, गजब का लोकतंत्र। आशुतोष शर्मा जी, एक परिवार के अलावा और किसी की मूर्ति लग नहीं सकती। आशुतोष जी, इस पर जवाब मैं लूंगी बाद में गुरदीप जी से जवाब। आशुतोष जी, 32 उम्मीदवारों की सूची आपने जारी कर दी है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि नाम निकालने से कुछ नहीं होगा, जीत का तरीका और सलीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये किस दम पर 80 की 80 सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं अखिलेश यादव? जरा समझाइए, हमारे दर्शक भी समझे। नहीं, देखिए ऐसा है अंजना जी, हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है इसकी, और हम पहले से बोल रहे थे कि हम 80 सीटों पे लगातार तैयारी कर रहे हैं अपने संगठन के साथ में। और इस बार हमने जो स्ट्रेटजी रखी है उसका नाम है पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। 32 सीटों पे काम भी कर दिया है हम लोग ने, सेक्टर वाइज बूथ वाइज अपना काम पूरा कर लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक दबाव में है, जिससे लड़ने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जुमला, जिसको आजकल वो गारंटी का नाम दे रहे हैं कि 400 पार की बात करते हैं। अरे भाई, ये मनोवैज्ञानिक दबाव आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी तब तो उसके पास 37% वोट था, और आज की तारीख में जब इंडिया अलायंस बनके तैयार है तो उसके पास 35.86% है। मतलब आपसे मात्र 1.5% पीछे हैं। अभी चुनाव हुआ नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके पास में। साउथ के राज्यों में 123 सीटों में आपके पास सबसे अच्छे प्रदर्शन करने के बाद मात्र 29 सीटें आई, 100 सीटें वहां से गायब हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव दबा के बताना क्या एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, तो क्या 80 की 80 सीटें हम जीते कहना अखिलेश का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है? आपको पता है आपका वोट परसेंटेज कितना था पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस का भी उसमें जोड़ लीजिए कितना था? 50% वोट वहां पर हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आप लोगों के, आपका शायद 18 था जितना मुझे याद है, और 19% के आसपास या 20-21 के आसपास बीएसपी का 1-2% आपसे ज्यादा था, और 6% के आसपास कांग्रेस पार्टी का। तो आप कैसे 80 के 80 कह रहे हैं? तो आप भी मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। नहीं, मैं हम लोग मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश सब पार्टी करती है, हम कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों को गारंटी बता रही है, वो कौन सा ऐसा बात था जिसमें इन्होंने जो है जुमलों को अपना पूरा किया है? ये बताइए। आज देश में बेरोजगारी किस तरीके से है, आज किस तरीके से महंगाई है। अगर ये सब बात करनी हो मोदी जी को तो बात करें, लेकिन मोदी जी को बात करनी है कि जून में मेरी सरकार आ रही है, तीसरा टर्म हम कर रहे हैं, ये कौन बोलता है? ठीक है धीरेन जी, आप जान रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। ठीक है धीरेन जी, इंडिया अलायंस का आपके पास तोड़ नहीं है। धीरेन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस का तोड़ नहीं है, और अगर 400 पार अब की बार कहना आक्रामक और जबरदस्त पॉलिटिक्स है, तो अखिलेश का 80 के 80 जीतेंगे कहना भी उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्यों ना कोई पार्टी ये दबाव बनाए कि हम सभी सीटें जीतने और आक्रामकता से चुनाव में उतरे। वास्तव में अंजना जी, इनका कोई तोड़ नहीं है, खुद इतने टूटे हुए हैं कि छूने से बिखर जा रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं ना, इनका लैंडस्लाइड हो रहा है पहाड़ी इलाकों में। झारखंड की सांसद छोड़ के चली गई, हिमाचल में जो हुआ है वो देखिए। इनके खुद नेता को विश्वास नहीं था, कांग्रेस के नेताओं को। तो ये तो टूटे हुए लोग हैं, और दोनों लोग मिले हैं, दोनों लड़के, और कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक हम लोग दबाव बना रहे हैं। आखिर आगरा में जाकर के इन लोगों को समझ में आ गया कि मनोवैज्ञानिक दबाव हम लोग बना रहे हैं। पता नहीं वो आगरा के कौन मनोचिकित्सक ने हमारे डॉक्टर साहब को बताया है। अरे हम लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों पे। इन लोगों के पास मुद्दा क्या था अंजना जी? पीडीए, जातीय गणना। क्या ये दोनों मुद्दे इनके बंगाल संदेश खाली में जाकर शर्मसार नहीं होता दिख रहा है आपको? किसी मुद्दे पर इनको संवेदनशील होना चाहिए था, जहां पे इन लोगों तो ने नहीं दिखाई दिया अपना संवेदनशीलता। आप राजनीति करिए, हम आप आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिस पे राजनीति नहीं होना चाहिए था। ये लोग आवाज उठाते थे मणिपुर पर, हम भी कहते थे कि वहां पे जरूर स्थिरता आनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी 21 दिन तक रहे थे, लेकिन आज कौन सा दही जमा के बैठे हुए हैं? जब महिलाओं के ऊपर में, दलित महिलाओं के ऊपर में इस तरह का घोर अत्याचार हुआ हो, वहां पे एक चुप है। और तो और अंजना जी, खड़गे साहब का बयान सुन के तो मैं शर्मसार हूं और स्तब्ध हूं कि बंगाल की इशू को राष्ट्रीय मुद्दा न समझा जाए। कहीं किसी चैनल पे मैंने देखा था या सुना था। ऐसे मुद्दों पर तो ये लोग बोलते, तो दोनों मुद्दे इनके धराशायी हैं, और आप लड़ाई अपने हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। आप बताइए ना कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक प्रस्ताव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास रखा था। वहां पर हम लोग प्रवक्ताओं की 8 महीना पहले बैठक हुई थी एनडीए की। हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे से मिले हुए हैं, रोज आपस में बात करते हैं। हमारी बूथ कमेटियां बनी हुई है। अगर बिहार में 40 सीटें हैं तो जो जितनी हम लड़ेंगे जीतेंगे। बाकी अपने सहयोगियों की भी तैयारी हमने करके रखी है। दूसरे एक दूसरे का ये लोग पांव खींच रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी जमीन बताइए। पहले के डिबेट में भी मैंने बोला था अंजना जी कि जब से मुंबई से आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया, पहले गठबंधन के लोग छोड़कर जा रहे थे। अब क्या हुआ कि इनके ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनके विधायक इनको छोड़ के जा रहे हैं। खुद ये लोकतंत्र के जल्लाद थे। लोकतंत्र की हत्या करना, कैलेंडर के तरह मुख्यमंत्रियों का बदलना स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में रहता था। आज ये हमको लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, देश के लोग सब कुछ जानते हैं और ये भ्रम फैलाने की कोशिश आप नहीं करिए। हाँ, महात्मा गांधी जी के एक सपना को आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विदेशी लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, इसको चुनाव आजाद होने के बाद बंद कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने या नेता ने इस काम को नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को कि घूम घूम कर ये कांग्रेस को बंद कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अभी ईवीएम की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब सुनिए। अंजना जी जल्दी पूरा कीजिए। 10 सेकंड जल्दी पूरा कीजिए। 10 सेकंड। जहां जहां से ये घूम के आ रहे हैं, हमारे सबसे बड़े ईवीएम के हैकर आदरणीय राहुल गांधी जी हैं अंजना जी। जिस इलाके से ये घूमे और इनका रथ घूमा है, वहां का ईवीएम और परिणाम आने दीजिए।
वहां का रिजल्ट देखिएगा। हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर कोई है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। गुरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदीप जी, सीधा अटैक है आपकी लीडरशिप पर, राहुल गांधी पर, आपकी पार्टी पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो साथी भी होते हैं ना, वो भी झूठ बोलने की कला में माहिर हो जाते हैं। बातों बातों में दो झूठ बोल गए। एक की खरगे जी ने संदेशा कली में कुछ बोला, अरे आपने देखा होता, उन्होंने स्पष्ट उस प्रोग्राम में बोला था कि महिलाओं पे कहीं भी अत्याचार हो उसके हम भर्त्सना करते हैं। रुकिए, वीडियो तो आप आगे पीछे दिखाएंगे ना, उस पूरे वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, इंटरनेट पे मौजूद है। दूसरा, आपने ये बोल दिया गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये वो झूठ है जो आरएसएस पिछले 70 साल से 75 साल से फैला रही है, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं जो कभी नहीं कहा था उन्होंने। अब आ जाइए मुद्दे की बात। मुद्दा क्या है? आप बार बार मुद्दा मुद्दा बोल रहे थे। मुद्दा वो नहीं है जो बीजेपी कह रही है। अंजना जी इस प्रोग्राम की एंकर हैं आप। 2014 में मोदी जी आए, बहुत बड़ा वायदा था, मैं इनकम टैक्स को खत्म करूंगा, कम भी नहीं खत्म करूंगा। आप 2014 के अंदर 10 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स देती थी। आज 2024 में भी 10 लाख पे 30% है, इतना ही है ना। अब याद कीजिए हमारा टेन्योर 2004 में इनकम टैक्स स्लैब 2.5 लाख था 30% का, और जब हम छोड़ के गए तो 10 लाख, 4 गुना इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ गया। आज अगर हमारी सरकार इसी हिसाब से होती तो शायद 30-40 लाख का स्लैब होता। अंजना जी, आप भी और हमारे तमाम मित्र भी हर महीने लाख रुपया 1.25 लाख रुपए बचा रहे होते। मुद्दा यह देश के सामने रखने की बात है। बीजेपी की बातों को छोड़ दीजिए। बीजेपी जो करती आई है, आप देखिए 2004 के अंदर जब हम आए और 2014 में जब हमारी सरकार गई, सरकारी सैलरी लगभग 4.5 गुना बढ़ी, 4.5 गुना। पिछले 10 साल में 1.5 गुना। और जो मजदूरों की तनख्वाह है 1% बढ़ी है 10 साल में, 1%, 1.2% डेटा कहता है सरकार का। 10 साल महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है। मुद्दा ये होता है। मुद्दा ये नहीं होता कि मोदी जी ने कहा 400 पार। मोदी जी तो जो मर्जी बोले, प्रबंधन पर ये चर्चा है ना इंडिया में जहां बीजेपी की सत्ता, चुनावी प्रबंधन पर ये चर्चा है। की बात मैं बता रहा हूं, उस पर आइए, उस पर प्रबंधन की बात बता रहा हूं जी, क्योंकि आप लोग हिमाचल में एक राज्यसभा चुनाव आता है सर, आपने मुद्दा बोला, आपको राज्य को बचाना पड़ता है जी। देखिए, आप मुद्दे की बात बोल रहे थे अंजना जी, आप मुद्दे की बात बोल रहे थे, इसलिए मैंने मुद्दा बोला। अब प्रबंधन की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां वजूद है, जहां जहां वो जीतते हैं, वो ऑलरेडी सारी सीटें उनके पास हैं। हिमाचल में देखिए, राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, हरियाणा में देखिए, पूरी सीटें जीती हैं। अब को जितना मर्जी समर्थन का दावा करें, वो ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा है। जितना मर्जी तेज दौड़ लें, आज की तारीख में खड़े वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे लिए मौका है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस हर स्टेट में, आज कोई नहीं कह रहा ना कि राजस्थान में हम कोई सीट नहीं जीतेंगे, आज कोई नहीं कह रहा ना कि हम हरियाणा में सीटें नहीं जीतेंगे, आज ये कोई नहीं कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हम पिछली बार की स्थिति में रहेंगे, आज ये कोई नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में हम 2019 की स्थिति में हैं, या बिहार में हमारी स्थिति इंप्रूव नहीं हुई, या महाराष्ट्र में इंप्रूव नहीं हुई, या कर्नाटक में इंप्रूव नहीं हुई, या तेलंगाना में इंप्रूव नहीं हुई। तो जब हमारी स्थिति इन सब स्टेट्स में इंप्रूव हो रही है तो सीट तो हमारी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ट्रेडमिल पे जितना मर्जी तेज दौड़ ले, आगे नहीं पहुंचेगी। मुद्दा ये नहीं कि 400 पार मोदी जी कह रहे हैं। मुद्दा ये है कि जहां जहां पे हम लोग हैं वहां पे हम जीतेंगे। और आप देखिए आने वाले दिनों में, अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप घबरा रहे हैं। आप हमारे लोगों को उनको ले रहे हैं जिनको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आप ले जा रहे हैं। सवाल ये है, ये कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का 52 बार विघटन हुआ, लेकिन आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। और वो राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनौती बीजेपी को दे रही है, और 55 साल राज भी किया। तो लोग जाते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी दोबारा खड़ी होती रहेगी। बीज है, उगता रहेगा दोबारा। ठीक, जवाब दीजिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये लाइन कही थी कि बीज है, बार बार हम उठेंगे, खड़े होंगे। लेकिन सर देखिए, एक चुनौती तो बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो है, हाँ बोलिए, वो कह रहे हैं ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। चुनौती को तो छोटा हम बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। अब मुझे लगता है उत्तर देने का अवसर तो मुझे देंगे। बोलिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। इनका सच से कोई लेन देन नहीं है, और ये खानदानी झूठे हैं।
रोटी कपड़ा और मकान तो नेहरू जी देने वाले थे, लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक नहीं दे पाए। लेकिन ये बहुत बड़े सत्यवादी हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी करने वाली थी, नहीं कर पाई। राजीव गांधी जी जो है इस देश से गरीबी हटाते हटाते चले गए, और 100 दिन में महंगाई 2004 में कम करने वाले थे ये। और पूरे जो है 2004 से 14 तक महंगाई दर एवरेज 10% थी। एवरेज मुद्रास्फीति की दर जो है 10% थी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खबर इस वक्त आ रही है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है और 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कुछ ही देर में वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे तस्वीरें आती है आप दिखाते रहिएगा। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। और बार बार कांग्रेस के विघटन की बातें जो करते हैं कि कांग्रेस बची रहेगी, भाई आप 413 सीटों पर श्रीमान राजीव गांधी थे, आज 52 सीटों पर आप खड़े हैं और लगातार नीचे जा रहे हैं। पिछली बार आपको जो लोकसभा में सीटें मिली थी, अब वायनाड में भी सीपीआई आपके खिलाफ जो है ताल ठोक कर खड़ी है। पिछली बार आपको केरल, तमिलनाडु, पंजाब सबसे अधिक सीटें मिली थी। पंजाब में आपने सारे शस्त्र डाल देने के बावजूद भी, केजरीवाल के चरणों में कांग्रेस की असमत समर्पित कर देने के बावजूद भी पंजाब में आपको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पंजाब की सीटें तो आपकी बढ़ने से रही साहब। तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई रहा है। केरल में आपके साथ जो इंडी अलायंस के आप दम भर रहे थे, जो सीताराम येचुरी को अपना नेता राहुल गांधी स्वीकार कर चुके थे, वहां पर भी वाम मोर्चा आपके खिलाफ जो है पहले से ही ताल ठोक कर खड़ा है। तो सीटें कहां बढ़ा रहे हैं मित्र। 80 सीटें आपकी जो उत्तर प्रदेश में हैं उसमें 17 सीटें मिली हैं, और 17 ऐसी सीटें की आपकी दशा है कि अमेठी से जो है समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह और महाराजी देवी अमेठी से जो है आपके विरुद्ध ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। रायबरेली से मनोज पांडे आपके विरुद्ध ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। तो अमेठी और रायबरेली में सपा भी साथ खड़ी हो जाए तब भी आपकी जीत की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपके समाजवादी पार्टी के लोग सीटों का बंटवारा आवंटन कर देते हैं राष्ट्रीय लोकदल को, और राष्ट्रीय लोकदल साथ आने के लिए तैयार नहीं है। यह तो स्थिति, कांग्रेस 272 सीटों पर लड़ेगी क्या, ये बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। क्योंकि बंगाल में आपको 4-5 सीटों से अधिक सुश्री ममता बनर्जी देने के लिए तैयार नहीं, 4-5 सीटों से अधिक आपको बिहार में कुछ मिलने के लिए तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर सिमटे हुए हैं, महाराष्ट्र में आपको उद्धव ठाकरे जो हैं खुद कह रहे हैं कि हमको 23 सीटों पर लड़ना है, शेष आप और शरद पवार बांट लीजिए। तो जो बड़े राज्य हैं, आप तमिलनाडु में भी आप छुटभइये, अरे आपकी सीट शेयरिंग कुछ हुई है सर, कजगम बड़ा भाई, आप छुटभइये होकर चुनाव लड़ने आपकी वाले। कोई सीट शेयरिंग हुई है सर? अरे उनकी परेशानियां छोड़िए ना, उनको समझ नहीं, हमारी सीट शेयरिंग में हाँ, हमारी सीट शेयरिंग में तो कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी पर हमारे साथियों को इतना विश्वास है कि हमको 282 सीटें मिलेगी। अच्छा, जेडीयू को कितनी दे रहे हैं? को एकोमोडेट करते हैं सरकार में, हमको 303 सीटें मिलेंगी, तब भी हम अपने साथियों को एकोमोडेट करते हैं। जेडीयू को कितनी दे रहे हैं? और जबकि सिर्फ जो है 213 सीटें, 206 सीटें मिल गई, सिर्फ 206 सीटें सोनिया गांधी को मिल गई, तो लालू जी को जो है सरकार में नहीं लिया, धक्का मार के बाहर खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस तो अपने साथियों के साथ हमेशा से मौका देखते ही उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। लालू प्रसाद यादव ने 2009 में ये देखा है, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें पाने के बाद भी अपने गठबंधन के साथियों को मंत्रिमंडल में स्थान देती है। जेडीयू को कितनी सीटें दे रहे हैं जी? एलजेपी का ही बता दीजिए, रामविलास गुट को कितनी सीटें दे रहे हैं? जेडीयू को सम्मानजनक सीटें देंगे। जेडीयू ने आज तक आकर पूछा कि हमको सीटों पर कोई विवाद है? यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जो है रोज आके बयान दे रहे थे, ममता रोज बयान दे रही हैं, संजय राउत रोज बयान दे रहे हैं। हमारे किसी गठबंधन के साथी ने कभी जो है मीडिया में आकर सीटों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का जो है संशय जाहिर किया क्या? अगर कोई बाइट हो तो चला दीजिए। आशुतोष जी, इनकी बाइटें कहिए तो मैं भेज देता हूँ। आशुतोष जी एक बार आशुतोष जी बोले, फिर गुरदीप साहब आ रहे। देखिए अंजना जी, देखिए जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है पार्टियों का, अलायंस का, वो हम लोग के वहाँ इंडिया अलायंस में दिखता है। कम से कम अपनी बात रख सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई बात रख सकता है कि हमको इतनी सीटें हैं? आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी लोग उधर जा रहे हैं ना आशुतोष जी। एक पहले आप ही बुझा दीजिए। आप कह रहे हैं वहां कोई कुछ बोल नहीं पाता, वहां पे किसी को कुछ मिलता नहीं है, सब लोग एकदम ये हो जाते हैं, तो सब काहे जा रहे हैं उधर? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना,
भाई जिसकी जहां महत्वाकांक्षा हो वो अपनी जाए। देखिए लड़ाई पार्टियों की होती, विचारधाराओं की होती है, व्यक्तियों की नहीं होती है। इस देश में अगर व्यक्तियों के हिसाब से लड़ाई होने लगे तो हिटलर शाही आ जाए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वही करना चाहती है। और अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में आपकी कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की? सब कुछ प्रदर्शन करने के बाद 0 अंडा। केरला में कितनी सीटें हैं? 0। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 0। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? आप किसके ऊपर बातें करते हो? आपका जो है मीठा मीठा गप-गप कड़वा कड़वा गाय। तो मुझे लगता नहीं राष्ट्रीय दल नहीं, जो आप राष्ट्रीय दल है, आपकी आप कहाँ हैं तो बताइए। आपकी स्थिति भैया, हम तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम आपको आगे दिखा रहे हैं। आप जो है कमल का फूल लिए घूम रहे हो, कमल का फूल होके 400 पार की बात कर रहे हैं और अंडा लेके चल रहे हो आधे राज्यों में। 123 सीटों में आप 20 नहीं क्रॉस कर पा रहे हो और 400 पार का जुमला दिए जा रहे हो। मुझे तो हंसी आती है कि बोलते हुए आप लोगों की जबान नहीं कपकपाती है। 0 सीटें पा रहे हो आप राज्य। अच्छा, आपकी कांप रही है कि नहीं 80 की 80 कहने में? आशुतोष जी, ऑन अ लाइटर टोन, आपकी कांप रही है कि नहीं 80 की 80 जीतेंगे यूपी कहने में? नहीं, हम तो कह रहे ना, हम तो ये थोड़ी कह रहे कि हम 0 लाए, हम तो कुछ ना कुछ तो लाए हैं ना। 0 नहीं लाए हैं कहीं। बाहर नहीं जीतेंगे। जो 0 पे आया हुआ है वो 400 पार का सपना दिखा रहा है। नहीं, जिले तो आपका, और जिला कहाँ है वो तो भी, जिला तो अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा जिस प्रकार से। और अभी मैं अभी जिले लाई जो ये लोग जनशक्ति पार्टी वाले बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जिसकी पार्टी के ही 2 फाड़ होके चल रहे हैं, वो हम पे कमेंट कर रहा है। जिनको बात करी, अभी रामपुर में एक दलित बच्चे को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का विरोध किया है। उस पे इनकी जवान में जो दही जम जाता है, लेकिन इनको बाहर क्या हो रहा है ये जरूर दिखाई पड़ रहा है। और आप कम से कम सीख मत दीजिए, इस देश में क्या क्या हुआ है और लोक जनशक्ति पार्टी कहां कहां बैठी हुई है, इससे ज्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। इस भारत का इतिहास बताता है जहां सरकार है वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी बैठी हो। आप देख लीजिए इतिहास में, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। ये तो खैर सीख किसी को नहीं लेना है। ये तो खैर धीरेन जी, ये सच्चाई है। आपको दोनों साइड का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। जब तक यूपीए की सरकारें रही, यूपीए में रहे, जब एनडीए की बन गई तो आप लोग बहुत सही समय पर समझ गए। इसका क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए कि भांप लेते हैं कौन जीतने वाला है। अंजना जी, इसका क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि दोनों गठबंधन में हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री रहे, लेकिन दामन पे कोई दाग नहीं है। वाहवाही उसकी देनी चाहिए ना, बात तो इसकी होनी चाहिए। और इनको इतना दर्द हो रहा है, हम लोग काम करते हैं इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आप लोग तो आपस में नहीं बैठते हैं। हम लोग बोले ना, इसके पहले भी बोला है कि प्रवक्ताओं की भी बैठक हो चुकी है। और कांग्रेस के लिए मैं बोलता हूं अंजना जी, ये गाना था पहले कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो ये जो मोहब्बत के दुकानदार थे अब व्यापार कर रहे हैं, और पहले भी व्यापार करते थे। ये लोग सरकार थोड़े ही चलाते थे, जब जब गद्दी आया ये व्यापार किए बैठ के, और यहाँ पर ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे तो हैरत लगता है इन लोगों को कि आपस में बोलते हैं कि गठबंधन इसमें आजादी, हमारे ऊपर में कोई दाग नहीं है ना। सरकार में रहना, लोगों का काम करना, व्यापार हो रहा था उसमें आप क्या कर रहे थे? सुनिए सही, अगर गरीबों के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, वो हमारे नेता रामविलास पासवान जी की सोच रही है कि हर एक पहुंचते हैं 2024 में, पहुंचते हैं 2024 में पहुंचते हैं। गुरदीप जी 2024 में लैंड करते हैं वापस। गुरदीप जी, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि 400 का टारगेट पीएम सेट कर चुके हैं, क्लस्टर्स बना रहे हैं उन सीटों पर जहां पर कम मार्जिन से या तो हारे थे या कम मार्जिन से जीते थे, क्योंकि बाजी पलट सकती है, उसी तरह की कोशिशें करनी होंगी। राज्य इकाइयों के साथ बैठकर सीट्स फाइनल हो रही है, उधर टारगेट सेट है, वो तारीख भी बता रहे हैं कि जून में हमारा 3rd टर्म शुरू हो रहा है। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, चिंता तो नहीं हो रही कि हमारा जो टॉप लीडरशिप है वो लेट तो नहीं कर रहा? अंजना जी, 543 सीटों में से लगभग 180 सीटों पे बीजेपी 0 है। बीजेपी लड़ती ही 350 कम से कम सीटों पे है ढंग से, तो 400 कैसे आ जाएंगी? वो तो छोड़ दीजिए। मैं इस प्रोग्राम में ये बहस करूंगा ही नहीं प्रेम शुक्ला जी से कि उनकी कितनी आएंगी, हमारी कितनी आएंगी। मैं आपके प्रोग्राम में हूं इस देश की जनता से बात करने के लिए। वो जनता जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी पोर्टल है, श्रमिक पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, उसमें प्रेम जी आप जानते हैं करीब 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 96% 10,000 से कम सैलरी पा रहे हैं, 10,000 से कम आय पा रहे हैं। वो लोग
जो 25-26 करोड़ लोग 10,000 रुपए महीने पे जिंदा हैं पिछले 10 साल से, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनके वोट लेंगे। और वो क्यों कम सैलरी नहीं बढ़ी 10 साल में? अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल हमने खो दिए, इस देश ने खो दिए। मनमोहन सिंह जी 2004 में पीएम बने और 14 में उनका टर्म खत्म हुआ। जीडीपी 300% बढ़ी, 300%, 721 यूएसडी से 721 बिलियन डॉलर से 2000 बिलियन डॉलर, और 10 साल में 73% बढ़ी। आज हमको कहां होना चाहिए था देश को? चूंकि इनकी जीडीपी बढ़ती नहीं, चूंकि इनकी पॉलिसीज कर्जा लेती रही, पूरे देश 70 साल क्या किया बोलते हैं, 70 साल में कर्जा था 55 बिलियन डॉलर, आज कितना कर दिया? 167 बिलियन डॉलर। 10 साल में 110 बिलियन डॉलर कर्जा लेके आप सारा डकार गए। जनता 10,000 रुपए महीने पे काम कर रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं उनसे बात करूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, मुझे इससे मतलब है कि इस देश की जनता क्या कह रही है। और जनता कह रही है कि 10 साल आपने महंगाई दी, कमाई नहीं दी। 10 साल आपने इस देश के बर्बाद किए। आज की तारीख में अगर हमारी सरकार होती तो आज हम 2000 बिलियन डॉलर पे नहीं खड़े होते। अगर डेटा देखो तो आज हम 5000 बिलियन डॉलर पे होते, जिसके लिए ये 2040 का आज वो कर रहे हैं। पूरे देश को केवल झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखा रहे हैं बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन जो जनता है वो नहीं मान रही है। और चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस उस जनता से बात कर रही है। उस जनता से हम कह रहे हैं कि देखिए 10 साल वेस्ट हुए, आने वाला वक्त आपका वेस्ट नहीं हो। लेकिन गुरदीप जी, अर्थव्यवस्था पर जो आप टोक रहे हैं, क्या उसके लिए अच्छी जिंदगी वही सरकार देगी जो समझती है? बोलने के लिए आपने गलत दिन नहीं चुना, क्योंकि अभी जीडीपी के नंबर्स हुए हैं। पिछले साल 7% के मुकाबले 7.6 पहुंचा है आंकड़ा। तो लोकसभा चुनाव के पहले उनके लिए तो बड़ी राहत है ये नंबर कोट करने के। मैंने तो आपको आंकड़े बताए। अंजना जी, मैंने फिर रिपीट करता हूं, 2004 में कितना था? 721 बिलियन डॉलर। 2014 में कितना था? 2000 बिलियन डॉलर। कितनी बढ़ी? 3 गुना। देखिए, 1 मिनट, 3 गुना बढ़ी, 721 से 2000 बिलियन। आज 2000 से कितना हुआ? 3500, 1.5 गुना बढ़ी। एक तरफ 3 गुना, एक तरफ 1.5 गुना। इसमें मुझे बोलने की जरूरत क्या है? अब वो बोलते हैं हमारे टाइम में बढ़ गई, जितनी बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ी। यूपीए के टाइम पे प्रति व्यक्ति जीडीपी 10 साल में 150% बढ़ी, हर व्यक्ति की आय बढ़ी 150%। इनके टाइम में 25%। प्रेम शुक्ला जी जवाब। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8% ग्रोथ रेट पर 8.5% ग्रोथ रेट देकर गए थे। ये 4.6% ग्रोथ रेट लेकर आए थे। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया ने कहा था। 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपका प्रोपेगेंडा था। फ्रेजाइल 5 के कार्यकाल में हुई। 3.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आदरणीय मोदी जी ले गए। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था जो है लुटेरी कांग्रेस जो 12 लाख करोड़ रुपए लूट कर श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ही ले गए, उसके कारण जो इस देश की दुर्दशा थी, उससे इस देश की दुर्दशा से मुक्त करा के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। 2 गुनी जो है इस देश की पर कैपिटा इनकम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बाहर आ सके। इस देश में जो है 2.5 करोड़ लोग जिनके घर में कभी बिजली पहुंची ही नहीं थी, एक कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार का अंधकार था, उनके घरों में बिजली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहुंची। 34 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में पहुंचे। अगर कांग्रेसी कार्यकाल होता तो 28 लाख करोड़ रुपए कांग्रेसी डकार गए होते। इनकी ये दशा थी कि इन्होंने कितने मकान दिए जी? हमने 4 करोड़ गरीबों को, जीवन का जो सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा अपने हक का मकान हो। गांधी जी रोटी कपड़ा और मकान देने की बात करके थे, लेकिन सोनिया गांधी लूट ले गई, लेकिन मकान लोगों का अपने हक का मकान नहीं हो पाया। 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका। रोटी नहीं दे सके साहब आप, भूखमरी से लोग मरते थे इस देश में। वक्त की कमी है, पर हमें कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में ये मुख्य जो चुनाव समिति है बीजेपी की, उसकी बैठक शुरू होने वाली है। आज तक की रहेगी नजर, आप देखते रहिए।